IKMG रेडियो के सभी श्रोताओं को रीना बर्मन का प्यार भरा नमस्कार। सतरंगी कहानियाँ कार्यक्रम में आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है फांक और लेखक हैं प्रज्वल पररदुली जी और फिर इसका अनुवाद किया है उपमा ऋचा जी ने। तो आइए सुनते हैं कहानी फांक। बिरता मोड़ में पार्वती ने जब पहली बार अपने सबसे छोटे बहनोई से फ़ोन पर यह खबर सुनी तब वह अपने बालों में नारियल का तेल लगाने और सिर की मालिश करने के लिए नौकरानी को आवाज़ दे रही थी। दोनों घर की ओर जाने वाली जर्जर सीढ़ियों पर बैठ गईं। जैसे ही नौकरानी की उंगलियां बड़ी सहूलियत से पार्वती के सिर की उलझी हुई मोटी लटों को सुलझाने में डूबी, पार्वती ने अपने पैर फैला लिए। हाय! मन ही मन मुस्कुराती हुई पार्वती के मुंह से निकला, वह मर गई? हाँ, मर गई वह। नौकरानी ने अपनी ही बात दो तरह से दोहराई। बेवकूफ़ जानती भी है मैं किसकी बात कर रही हूँ। पार्वती ने हल्के से लड़की के सिर पर चपत लगाई। हाँ, अपनी अम्मा की। वह अम्मा की नहीं, अपनी सास की। तेरा नाम काली है, तेरा दिल दिमाग भी तेरी शक्ल की तरह काला है। तू कुछ नहीं जानती। लेकिन तुमने अभी अम्मा कहा था ना? हाँ, कहा था। कहना पड़ता है अपने खसम की माँ को अम्मा नहीं कहूँगी तो और क्या कहूँगी? अपनी बिटिया। ये ठीक रहा काली कि तुमने मेरे यहाँ काम पकड़ा, वरना जिस तरह तुम सोचती हो ना, हर जगह से धक्के मारकर निकाल दी जाती। और अपनी शक्ल को तो कभी भूलना मत, कोयले जैसी स्याह रंगत और उस पर ये फटे बेढंगे होठ। मगर मेरा आदमी जिंदा होता तो वह कब का तुम्हें बाहर कर चुका होता। पार्वती अपनी नौकरानी के होठ देखने को पलटी। होठों की फांक में से उसके दांत ऐसे छमके मानो कोई चूहा चींच के टुकड़े को हड़प जाने को तैयार बैठा हो। पार्वती ने अपनी उंगलियों से उसके फटे होठ को छुआ। दर्द होता है ना? आदत पड़ गई है। तुम कभी शिकायत नहीं करती काली, इसलिए अभी तक मेरे घर में हो, वरना देखो बर्तन तुम अंधी औरत की तरह धोती हो। आज ही मुझे 3 प्लेट दोबारा धोने पड़े और उसे पोछा भी मैंने। पोछा तो ऐसे लगाती हो जैसे कोई बच्चा गीला कपड़ा गिरा गया हो। कसम से एक काम ठीक से नहीं करती तुम, बल्कि सच कहूँ तो तुम किसी काम के लायक ही नहीं हो। उस पर दिखती भी कैसी हो, फिर भी मैं तुमको काम पर रखे हुए हूँ, बस तुम्हारे स्वभाव की वजह से। काली पार्वती की कनपटियों पर धीमे धीमे उंगलियां घुमाने लगी। काठमांडू के सूरज तले पार्वती के बाल चमक रहे थे और लगातार वह मालिश करवाई जा रही थी। तभी काली ने अपनी उंगलियों को थोड़ा कढ़ाई से चलाते हुए उसके खिचड़ी बालों का एक सिरा कसकर खींचा और अपने अंगूठे तर्जनी से चुटकी बजाते हुए एक उसके सर से जूं निकाली तो वो चीख पड़ी। दहिया देखो तो, पार्वती को अपनी हथेली की लकीरों के बीच रेंगते मोटे लिजलिजे कीड़े को दिखाते हुए काली बोली, ये धारी है, ये जुमरा से ज़्यादा खून पीती है। उसने जूं को ज़मीन पर पटक दिया, लेकिन इससे पहले कि वो बचकर भाग सके उसे कुचलने के लिए अपना अंगूठा उसके ऊपर रख दिया। झटके से दबाए जाने की वजह से खून की एक बूंद दाग बनकर उभरी। पता नहीं ये कहाँ से मेरे सिर में मर गई है। हो सकता है मेरे सिर धोते ही बाल बांध लेती हूँ, इसलिए पार्वती बोली। हाँ, गीले बालों में ये चीज़ें जल्दी होती हैं। काली ने ज्ञान बहारा। तुझे तो सब पता है जैसे, और तू ही ये सब देखती है।
जानती हो, लोग कहते हैं कि जब तुम एक को देखो तो सैकड़ों को नहीं देख पाते। नहीं, सच में मुझे और कुछ नहीं दिखता, क्योंकि तुम कोई काम ठीक से करती ही नहीं हो। मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था क्या? पार्वती बोली, और फिर भगवान की मर्जी मानते हुए आ भरी, हो सकता है कि ये अम्मा की आत्मा हो। तुम वीरता मोड़ कब जाओगी? काली ने सवाल किया। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? ताकि तुम पूरा दिन टीवी देख सको। तुमको क्या लगता है मुझे नहीं मालूम कि जब मैं बाहर जाती हूँ तुम क्या क्या करती रहती हो? नहीं, मैं बस जानना चाहती थी कि तुम मातम के लिए कब जाओगी, काली ने पूछा। तो पार्वती के होठों पर एक ऐंठी हुई मुस्कान खिंच गई। मैं अभी भी मातम ही मना रही हूँ काली, मैं इतना सीधा नहीं सोच सकती। मुझे यकीन है कि रिश्तेदार मेरे लिए कोई ना कोई मंसूबा बनाकर लाएंगे ही लाएंगे। मैं भी चलूँगी। क्यों? हवाई जहाज़ में चढ़ने का शौक़ हुआ है क्या? मुझे मालूम नहीं था कि हम हवाई जहाज़ से जाने वाले हैं। हम आज और कल की तो शायद टिकट नहीं होगी, और परसों? ये बोक्शी हर बात मुश्किल बना देती है। ये औरत जब जिंदा थी तब भी इसने हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी थी, और अब भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। क्या वह हमारी बात सुन रही होगी? सुनने दो, मुझे परवाह नहीं है। और तूने तो उसके बारे में कुछ भला बुरा नहीं कहा है, तू क्यों चिंता कर रही है? अगर उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही होगी तो रात को डराने के लिए वह मेरे पास आएगी। तुम्हारे चेहरे से तो भूत भी डर जाएगा बाबा। वैसे काली, अभी तुम 14 की हो ना? 13। अगर तुम 2-4 साल तक हमारे पास टिक गई तो हो सकता है कि हम ही तुम्हारा कोई ऑपरेशन करवा दें। ठीक रहेगा ना तुम्हारे लिए? मेरा मतलब, क्या इससे तुम्हें खुशी मिलेगी? और स्कूल? कहते हुए काली की आंखों ने एक और सर में पड़े उसके कीड़े को ताड़ लिया। स्कूल? तुम स्कूल क्यों जाना चाहती हो? पार्वती सीधे काली को घूरने लगी। मुझे देखो, मैं हाई स्कूल पास हूँ, फिर भी घर में रहती हूँ, भद भी नहीं झोंकती। तुमको स्कूल विस्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुनियादी बातें मुझसे सीख लेना, अपनी ओर से कुछ पहल करके दिखानी होगी। जब मैं फुर्सत में दिखूं तब कॉपी पेंसिल ले आना। लेकिन तुम कॉपी पेंसिल क्यों लाओगी? तुम तो पड़ोस के बच्चे के साथ, बत्ती पुतली के साथ आस पास दौड़ने में डूबी रहती हो, या यह सोचने में कि ऑपरेशन के बाद तुम कैसी स्वप्न सुंदरी बन जाओगी, है ना? याद रखना, ऑपरेशन 4 साल बाद होगा, और उसका फैसला लेने से पहले मैं तुम्हारे हर बदतमीज़ी का हिसाब रखूँगी। काली सोचने लगी। उसने कहा था, अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम होठ का ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्कूल का भी? अब तुम मुझसे स्कूल जाने के बारे में कह रही हो तो लगता है कि तुम में दिमाग है। हम उसे जाया नहीं जाने देंगे, बल्कि हमें उसे इस तरह बर्बाद ही नहीं करना चाहिए था। अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, बस तुम्हारी मालकिन के घर की दिमाग को सुन्न कर देने वाली हाय तौबा ने तुम में जंग लगाकर तुम्हारे सुरों को बिगाड़ दिया है। अचानक फ़ोन की आवाज़ ने उसे दिवा स्वप्न से बाहर खींच लिया। आओ देखो, पार्वती ने आदेश दिया। रिश्तेदारों ने ज़रूर आने जाने का कोई इंतज़ाम किया होगा। अगर कोई मेरी पूछे तो कहना मैं रो रही हूँ। अगर कोई बात करना चाहे तो कहना कि मैं नहीं कर सकती। काली फ़ोन की ओर दौड़ी, जबकि बात सुनने के लिए पार्वती ने एक्सटेंशन की ओर कदम बढ़ाए। हेलो बहूजी, दूसरी ओर से आवाज़ आई। यह सरिता की आवाज़ थी, यानी पार्वती के गुजरे हुए आदमी की बहन की। नहीं, मैं काली हूँ। आवाज़ का अंदाज़ बदल गया। बहूजी कहाँ हैं? रो रही हैं। उनको बुलाओ। नहीं बुला सकती, वो रो रही हैं। इससे तुझे मतलब नहीं कि वो क्या कर रही हैं, उनको बुलाओ। माँ मेरी मरी है, उनकी नहीं, और मैं नहीं रो रही। उन्होंने मना किया है। अरे कितनी पागल है तू वही है ना, बद्दे होठ वाली? हाँ, ठीक है।
बहू जी को कहना तैयार रहें, मेरे नंदोई विरता मोड़ जाने के लिए हमें भाड़े पर अपनी गाड़ी और ड्राइवर देने को राजी हो गए। बहू जी के लिए सीट खाली है, उनके हिस्से में 2000 रुपये आएंगे। और मैं, तुम क्या करोगी? तुम घर में नहीं रुक सकती? वैसे अगर तुमको इतनी ही उतावली हो रही हो तो सामानों के साथ ट्रंक में बैठ जाना। सफ़र लंबा है, लेकिन जितनी हमें आगे मिलेगी उससे ज़्यादा जगह तुमको पीछे मिल जाएगी, ठीक है ना? हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। उनसे कहना तैयार रहें, और तुम ज़रा नाक साफ़ कर लेना अपनी, और कुछ साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेना। कपड़े मुझे एकदम साफ़ चाहिए। ठीक है, मैं कह दूंगी, मगर वे सुनने को राजी नहीं हुई। तब लेकिन काली को अपनी मालकिन से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने चेहरे पर घायल भाव लिए पार्वती भड़बड़ाती हुई हॉल में घुसी और फुफकारी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम साफ़ सुथरी हो, हमने तुम्हें साफ़ सुथरा रखने की आदत डाली है। क्या तुम हफ्ते में 1 आध बार, कभी कभी 2 बार नहीं नहाती? और किसी को तुम्हारे खराब हुट के बारे में बोलने की इजाज़त कैसे हुई? ये तुम्हारी गलती नहीं कि तुम ऐसी पैदा हुई हो। 1 घंटे में आने के लिए कहा था ना उसने। जल्दी से सामान रखना होगा। चलो चलो, जल्दी जल्दी काम निपटा लो। मैं भी जाऊंगी। बिल्कुल जाओगी पगली, वरना वैन में क्या भरेगा? नो स्पेस। अरे आखिर में 2000 दे रही हूँ, दूसरे लोग क्या देंगे? ठेंगा? ये लोग हमेशा तुम्हारे मालिक के परिवार के बड़े दिल का फ़ायदा उठाते रहें। मैं कितना भी कर लूँ, इनके लिए कभी भी पूरा नहीं पड़ता है। तो हमने सुनी कहानी फाक, और हमने देखा कि आदमी अपनी परिस्थितियों से कभी कभी इतना असंतुष्ट रहता है, और सभी के जीवन में कोई ना कोई अभाव रहता है। उन्हीं अभावों को लेकर मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है।